हेलो विद्यार्थी लोग, स्वागत है आप सभी का क्रिस्टल क्लियर फिजिक्स में। आपके अपने फिजिक्स गुरु, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन, सौरभ सर के साथ। तो बच्चों, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, मेरे लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, मेरे लेक्चर का नोट्स तैयार कर रहे होंगे। और इसी के साथ हम लोग आज फिर से रेडी हो जाते हैं कॉपी पेन के साथ। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ से। लेकिन बच्चों, कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज़ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लें। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब बच्चों समझते हैं बात को। देखिए, हम लोग पिछले क्लास मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़े, ठीक है। अब हम लोग चार्ज डिटेक्शन के बारे में समझते हैं, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज को डिटेक्ट कैसे करते हैं, किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, ये हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज है या नहीं, ये हम लोग डिटेक्ट कैसे करें। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए जो है वो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वोल्टामीटर, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमीटर, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। तो इन सभी में जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो आपके काम का चीज़ है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बाकी जो हम बोले वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको भी साइड कर देते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, सबसे पहला चीज़, जो सबसे पहला पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करता क्या है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो किसी भी बॉडी पर चार्ज है या नहीं उसको ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब ये कैसे डिटेक्ट करता है, तो इसका हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं, वर्किंग वगैरह हम लोग इसको देखते हैं डिटेल में। तो इसका एक डायग्राम हम पहले बना देते हैं, आप लोग भी मेरे साथ में डायग्राम बनाइए। अब इसका थोड़ा नामांकन कर देते हैं। देखो, ये जो एपरेटस है, दिस एपरेटस इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस एपरेटस में देखिए सबसे ऊपर में जो है वो ब्रास का एक डिस्क है, एक गोल्ड डिस्क है, जो किस मटेरियल का बना हुआ है, ब्रास का। इस ब्रास डिस्क को कनेक्ट करता हुआ नीचे यहाँ पर ये एक रॉड है, जो क्या चीज़ है, ब्रास रॉड बोलते हैं, ब्रास का बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज ब्रास रॉड। और इस ब्रास रॉड में इधर जो है वो गोल्ड का एक पतला सा लीफ, पतला सा पत्ती, जिसको कि हम बीच से हम लोग ऐसे मोड़ देते हैं और ये यहाँ पर ऐसे हैंग करा दिया गया इसको, ठीक है। ये पूरा एपरेटस जो है वो एक ग्लास के जार में है, ग्लास जार। और इसका जो एपरेटस का जो बेस है वो वुडन बेस होता है। वुडन बेस इसलिए है ताकि ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। पहले आप लोग इसके डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर आते हैं। 30 सेकंड का समय है, इसका डायग्राम जल्दी से बना लो सभी लोग। हाँ, तो अब तुम लोग इसका डायग्राम बना लिया है, तो अब इसका हम लोग वर्किंग देखते हैं। वर्किंग देखने के लिए डायग्राम को फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से डायग्राम बना लेते हैं।
देखो स्टूडेंट्स, इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ऊपर यहाँ पर ये ब्रास का क्या है, ये ब्रास डिस्क है। अब मान लीजिए कि इस ब्रास डिस्क के सामने में आप किसी एक चार्ज्ड बॉडी को आप मान ले लाते हैं। आप मान लीजिए कि एक चार्ज्ड बॉडी को लाते हैं। सपोज करें ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। इस बॉडी के सामने जैसे ही, इस बॉडी को जैसे ही इस ब्रास डिस्क के सामने जैसे ही लाओगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, चार्जिंग होगा। चार्ज बाय इंडक्शन, जानते हैं हम लोग, ये बात पहले पढ़ चुके हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो चार्ज कैसा होगा विद्यार्थी सब, माइनस में होगा, नेगेटिव होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये ब्रास डिस्क जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ है। तो देखो ये पूरा बॉडी, ये जो पूरा बॉडी है, ये पूरा बॉडी, ये पूरा एक ही सिंगल बॉडी है। तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज माइनस हुआ तो इधर चार्ज क्या हो जाएगा बाबू लोग, प्लस हो जाएगा। प्लस चार्ज गोल्ड लीफ के ऊपर इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर क्यों हुआ, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन के कारण। चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुए, हम लोग जानते हैं इस बात को, पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ माइनस चार्ज तो इधर प्लस चार्ज आ जाएगा, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ध्यान से सुनो, चूंकि यहाँ पर चार्ज जो है वो प्लस प्लस चार्ज इंड्यूस हुआ, दोनों गोल्ड लीफ के दोनों साइड जो है वो प्लस चार्ज और प्लस चार्ज है, तो सोचो क्या होगा, दोनों लीफ के बीच में रिपल्सन होगा। दोनों लीफ के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन के कारण क्या होगा, ये फैलेगा, मतलब कि डाइवर्ज होगा। क्या होगा, डाइवर्ज होगा। इसके डाइवर्ज होने का मतलब हम लोग समझ गए कि जो बॉडी बाहर से लाया गया था वो बॉडी क्या है, चार्ज्ड है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। यहाँ तक बात समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा मामला क्या हुआ। ठीक है, अब देखो ये पहला काम आप ऐसा कर सकते थे। आप इसके अलावा और क्या कर सकते थे, देखिए डायग्राम फिर से बनाते हैं हम लोग। सेकेंड केस में तुम क्या कर सकते थे कि तुम जिस बॉडी को लाए हो उस बॉडी को ला करके इसके डिस्क पर टच करा दो। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी था। डायग्राम जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे हम लोग देखते चलेंगे, बाद में नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा बात। जिस सीक्वेंस में जो चीज़ बना रहे हैं उसको देखोगे तभी आगे की बात समझ में आ पाएगी। तो आप इस बार क्या किए, आपने जो इलेक्ट्रोस्कोप लिया है उस पर कोई चार्ज नहीं था, आप बाहर से जो इस बॉडी को लाए हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है उसको ला करके इसके डिस्क पर टच करा दिया। तो अब बताओ क्या होगा, क्या होगा, यस गुड आंसर। जैसे ही इस बॉडी को इसके डिस्क पर टच कराओगे तो इधर से बॉडी से चार्ज फ्लो होने लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा तो इसके डिस्क पर भी चार्ज आ जाएगा, ये डिस्क पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और डिस्क ही नहीं, ये ब्रास रॉड भी चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रोस्कोप का जो गोल्ड लीफ है ये भी चार्ज हो जाएगा। अब ये भी चार्ज हो गया तो अब हमको गोल्ड लीफ पर ध्यान देना है। गोल्ड लीफ का क्या हुआ, दोनों साइड, दोनों लीफ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेम चार्ज है, तो दोनों लीफ के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने का मतलब क्या है कि ये डाइवर्ज होगा, ये डाइवर्ज होगा। ये सेकंड चीज आप कर सकते थे। मामला समझ में आया क्या हुआ, बॉडी को ला करके, चार्ज्ड बॉडी को ला करके तुम इसके डिस्क पर तुम इसको टच करा दिए, टच कराए तो चार्ज जो है वो फ्लो हुआ, यहाँ तक चला गया, इसके गोल्ड लीफ तक चला गया, चार्जिंग थ्रू कंडक्शन। तो इसका दोनों लीफ जो है वो डाइवर्ज होगा। डाइवर्ज होगा तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो एक्सटर्नल बॉडी तुम लाए थे वो बॉडी चार्ज था, उस बॉडी के ऊपर चार्ज था। अब मान लो कि बॉडी तुम जो एक्सटर्नल बॉडी लाते उस पर कोई चार्ज नहीं रहता, न्यूट्रल रहता,
तो उसको इसके नज़दीक लाओ, चाहे इससे टच कराओ, कुछ नहीं होता, कोई चार्ज फ्लो नहीं होता या कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता। तो गोल्ड लीफ जो है वो डाइवर्ज भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता कि बाहर से जिस बॉडी को लाए हैं वो बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। वेरी गुड। दो काम आप इस तरह का कर सकते थे। आप एक तीसरा केस भी इसमें उठता है। क्या है तीसरा केस, देखते हैं, हम लोग बात को समझते हैं। थर्ड केस में विद्यार्थी सब ऐसा हो सकता था कि आप बाहर से जिस बॉडी को लाए हैं, थर्ड केस ऐसा होता कि आप जो इलेक्ट्रोस्कोप लिए हैं उस वो इलेक्ट्रोस्कोप पहले से चार्ज्ड है। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्कोप तुम पहले लिए थे उस पर कोई चार्ज नहीं था। इस दोनों केस में जब हम लोग जो इलेक्ट्रोस्कोप लिए थे उस पर पहले से कोई चार्ज नहीं था। अब हम लोग जो इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे वो इलेक्ट्रोस्कोप में जो इसका जो ब्रास डिस्क से लेकर के रॉड तक जो है वो पहले से चार्ज है। ठीक है, तो मान लो कि कैसा चार्ज है, मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ऐसा मान लेते हैं कि ये पहले से पॉजिटिवली चार्ज था, ऐसा हम लोग मान लिए। तो लीफ पर भी पहले से पॉजिटिव चार्ज था, ऑलरेडी चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप लिया गया है। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो, अब तुम बाहर से एक बॉडी तुम लाए, वो भी मान लो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी था। इस बॉडी को जस्ट उसके नज़दीक, डिस्क के जस्ट नज़दीक लाया गया। ठीक है, तो अब सोचो क्या होगा। इसके इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा। अब सोचो, लॉजिक लगाओ, चार्ज इंड्यूस हो रहा है, क्या होगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को जैसे इसके नज़दीक लाओगे तो चार्ज ऐसा सेपरेट होगा कि इधर इस तरफ निगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाए। तो इधर जब निगेटिव चार्जेस आना शुरू होगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा ना बाबू। पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाओगे तो इधर निगेटिव चार्ज आना चाहेगा। किधर से निगेटिव चार्ज आएगा, इधर कहीं से जाएगा ऊपर चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। तो इधर निगेटिव चार्ज आएगा तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर भीड़ लगना शुरू हो जाएगा। तो इधर पॉजिटिव पहले से था और पॉजिटिव होने लगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होगा तो क्या होगा, डाइवर्ज करेगा दोनों लीफ। बोथ द लीफ्स विल डाइवर्ज, दोनों लीफ डाइवर्ज होने लगेगा। दिस इज केस 3। ये डायग्राम और ये डायग्राम देखने में सेम लग रहा होगा, सेम है नहीं, है ना, दोनों में बहुत अंतर है। आप जिस सीक्वेंस में मैंने डायग्राम को बनाया है, अगर आप उस सीक्वेंस को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्कोप लिए थे वो इलेक्ट्रोस्कोप क्या था, ऑलरेडी चार्ज था, पहले से चार्ज था। समझ रहे हो ना बात को। ठीक, अच्छा, अगर मान लो कि ऑलरेडी चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप था, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, और तुम बाहर से कोई नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी को लाते तो क्या होता, डायग्राम को देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम एक फिर से बना लेते हैं हम लोग, है ना। फिर से एक डायग्राम बना लो विद्यार्थी सब, बिना आलस किए हुए फिर से एक डायग्राम बना ही लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया जो पहले से चार्ज था, पॉजिटिवली ही चार्ज था, पॉजिटिवली ही चार्ज्ड था, पहले से पॉजिटिवली चार्ज था। अब तुम क्या किए, तुम बाहर से एक बॉडी को लाए जो निगेटिवली चार्ज था। तो निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को अगर तुम वहां लाओगे तो सोचो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव लाओगे तो इधर पॉजिटिव का भीड़ लगना शुरू हो जाएगा।
यहाँ पॉजिटिव का भीड़ लगेगा तो इधर क्या होगा, अपोजिट साइड निगेटिव का भीड़ लगना शुरू होगा। तो पहले से पॉजिटिवली चार्ज था और ये निगेटिव होने का प्रयास कर रहा है, तो रिपल्सन क्या होगा, पहले से घट जाएगा। तो पहले से रिपल्सन घटेगा तो क्या होगा, ये कन्वर्ज करेगा। समझ रहा होगा विद्यार्थी सब, कन्वर्ज करने का प्रयास करेगा। क्यों कन्वर्ज करने का प्रयास कर रहा है, समझ में आ रहा है मामला क्या? हाँ, इधर आप पहले से चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लिए थे जो पॉजिटिवली चार्ज था और उधर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाए। तो इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी के आने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का क्राउड होना शुरू होगा, लेकिन वो पॉजिटिव आएगा तो अपोजिट एंड पर क्या आने लगेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव आने से क्या होगा, ये पॉजिटिव का मात्रा घटेगा। पॉजिटिव का मात्रा घटेगा मतलब रिपल्सन क्या होगा, और कम होगा। तो रिपल्सन कम होगा तो लीव्स क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे। ये बात समझ में आया क्या? यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये दोनों जो केस हम लोग लिए हैं, केस 3 और केस 4, उसमें ऑलरेडी चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप लिया गया था। ऑलरेडी चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप वॉज टेकन। ऑलरेडी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को हम लोगों ने लिया था। ठीक है, तो ये केसेस है ना। हर बार ऐसा नहीं कि हर बार इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज ही करेगा, कभी कन्वर्ज भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, और कोई भी सिचुएशन आपको दे दे आप जरूर कन्वर्ज डाइवर्ज बता देंगे, यदि आप ये चारों केस को अगर आप समझ रहे होंगे तो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया क्या? क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो चारों डायग्राम को बना लीजिए, 30 सेकेंड का टाइम है, चारों डायग्राम को बना लो। हाँ तो बच्चों, डायग्राम बन गया। हमारे कैमरामैन मिक्कू सिंह हंस रहे हैं डायग्राम को देख करके। शायद इनका हंसने का कारण ये है कि छोटा डायग्राम से बड़ा डायग्राम बन गया है ना। कोई बात नहीं, लेक्चर जब रेस में आता है तो छोटा डायग्राम भी बड़ा बनने लगता है। खैर, अब हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन पर। सभी बच्चों को लग रहा होगा ये तो बहुत आसान था। वाकई ये इलेक्ट्रोस्कोप बहुत ही आसान था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। लेकिन इस पर एक बढ़िया क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लो विद्यार्थी सब। व्हाट विल हैपन to the leaves of an evacuated electroscope if X-rays are passed through it? What will happen to the leaves of an evacuated and charged electroscope? What will happen to the leaves of an evacuated and charged electroscope if X-rays are passed through it? पहले क्वेश्चन को लिख लो और 2 मिनट इस पर थिंकिंग प्रोसेस करो, फिर हम लोग इसके आंसर पर आते हैं। नोट इट डाउन। हाँ, तो क्वेश्चन नोट किया, थिंकिंग किया क्वेश्चन पर, कुछ सोचा, कुछ आइडिया लगा। देखते हैं, चलो देखते हैं इस पर। हम लोग सवाल को पहले जरा ठीक से पढ़ लें। क्या बोलता है? व्हाट विल हैपन टू द लीव्स ऑफ एन इवैक्यूएटेड एंड चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। दोनों कीवर्ड को जरा ध्यान से देख लो, इवैक्यूएटेड एंड चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप इफ एक्सरेज आर पास्ड थ्रू इट, है ना। क्वेश्चन में बहुत ट्विस्टिंग कर दिया, एक्सरे वगैरह सब मिला दिया इलेक्ट्रोस्कोप के साथ, है ना। एक्सरे कहाँ पढ़ाई करते हैं हम लोग? एक्सरे के बारे में कहाँ पढ़ते हैं?
मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे तुम लोग, और फिजिक्स में भी क्लास 12 में मॉडर्न फिजिक्स में जमकर एक्सरे पूरा टॉपिक ही है, पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वैसे भी आप थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रोस्कोप ले लेते हैं। क्वेश्चन पर अगर दिमाग लगाना तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेने का, इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम पहले बना लेते हैं हम लोग फटाफट। अब देखो बच्चों, बोलता है कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो चार्ज्ड है, तो यानी कि पहले एक चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप तो पहले ले ही लो, इसको पहले हम लोग पूरी तरीके से चार्ज कर ही लेते हैं। हाँ, अब इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज है और इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इवैक्यूएटेड है। इवैक्यूएटेड का मतलब क्या है, अंदर इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर जो ये जो स्पेस है, इस स्पेस से एयर निकाल लिया गया है। क्या कर लिया गया है, एयर निकाल लिया गया है। अगर एयर होता तो देखो, अगर एयर होता ना और तुम अगर इससे एक्सरे अगर पास करा देते, तुम अगर एक्सरे पास कराते तो एयर आयोनाइज हो जाता है ना, ये बात जानते होगे तुम लोग कि एक्सरे जब एयर से पास होता है तो एयर बिकम्स आयोनाइज्ड, एयर आयोनाइज हो जाता है। तो दैट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, इसीलिए आपको आसान कर दिया गया है, बिल्कुल आसान सिचुएशन आपके सामने रखा गया है कि इसको इवैक्यूएट कर दिया, यानी कि इसमें से एयर को निकाल लिया गया। तो एयर के निकालने से क्या होगा, वो आयोनाइजेशन वाला झमेला खत्म हो गया, ठीक है, आसान हो गया। अब देखिए, आप इलेक्ट्रोस्कोप पहले से चार्ज्ड लिए हैं, तो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में जब तुम एक्सरे जब तुम पास कराओगे तो क्या होगा पता है, ये जो गोल्ड लीफ है इट विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा। अब ये नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शायद तुम लोग पढ़े होगे, बहुत विद्यार्थी को लग रहा होगा ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है, हाँ पढ़े होगे। जो विद्यार्थी क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो विद्यार्थी क्लास 11th में ठीक से पढ़ा होगा, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में उसको जानकारी होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। और क्लास 12th में मॉडर्न फिजिक्स में भी हम लोग बहुत जम करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एकदम मस्त टाइप से पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब एक सुटेबल वेव लेंथ का या सुटेबल फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मेटल के सरफेस पर जब वो गिरता है तो क्या होता है, वो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो एक्सरे जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरे को जब आप पास कराते हैं तो जो गोल्ड लीफ है वो क्या करेगा, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो अब समझते हैं ध्यान से, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप था और तुम इसमें से एक्सरे पास कराओगे तो गोल्ड लीफ जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट और बढ़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट और बढ़ेगा तो क्या होगा, दोनों के बीच रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्ज करेगा। कौन डाइवर्ज करेगा, लीफ्स डाइवर्ज होंगे। अब यहीं पर समझना विद्यार्थी सब, अगर मान लो नेगेटिवली चार्ज्ड होता, तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप होता, क्वेश्चन में खाली चार्ज्ड बोला है तो दोनों केस बनता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड भी और नेगेटिवली चार्ज्ड भी। दूसरा वाला डायग्राम भी जरा फटाफट बना ही लेते हैं कि आप मान लीजिए जो इलेक्ट्रोस्कोप लिए हैं वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज था, मान लो इट वॉज ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जब ये नेगेटिवली चार्ज्ड रहेगा और इस पर से तुम लोग जब एक्सरे पास कराओगे, अगर तुम इसमें से एक्सरे पास कराओगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज का अमाउंट क्या होगा, घटेगा, और इस पर नेगेटिव चार्ज का अमाउंट घटेगा तो क्या होगा, दोनों के बीच यहाँ पर कन्वर्जेंस होगा। यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा।
पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, एक्सरे पास कराएंगे डाइवर्जेंस होगा। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप एक्सरे पास कराएंगे कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, समझ में आया मामला क्या? तो कंसेप्चुअल सवाल है, इसको आप नोट इट डाउन कर लें। हाँ तो बच्चों इसको नोट कर लिए है ना, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं जिसका आप लोगों को इंतजार है, कूलम्ब्स लॉ का, है ना। तो हेडिंग डाल लो कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। अब हम लोग समझते हैं आखिर ये कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है। देखिए, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल के, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल का प्रॉपर्टीज को हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम लोग। और हम लोगों को पता है कि दो सिमिलर नेचर के चार्ज पार्टिकल होते हैं तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो रिपल्सिव फोर्स होता है। और जब वो डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल होते हैं तो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इसी पर कूलम्ब्स लॉ, इसी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करता है, इस बात को समझते हैं। मान लो कि ये एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इस पर जितना चार्ज है उसको हम लोग बोल दिए Q1। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल अपने आसपास के एरिया में क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और कैसा है? एट रेस्ट है, रेस्ट, स्टेशनरी है ये चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है। तो हम लोगों को पता है कि एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जानते हैं इस बात को। जब ये दौड़ने लगता है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, और जब ये एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाता है। ये बात हम लोग ऑलरेडी लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने क्या लिया है? चार्ज पार्टिकल लिया है जो रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो अपने आसपास के एरिया में सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। ठीक, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया? एक और चार्ज पार्टिकल जिस पर Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको आपने लिया। ठीक है, Q2 हमने चार्ज पार्टिकल लिया है और ये Q2 Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है। ठीक है, अच्छा अब उल्टे डायरेक्शन में सोचते हैं कि Q2 जब यहाँ पर मौजूद है तो Q2 भी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। तो Q2 के फील्ड में Q1 है। इसका मतलब, अब ध्यान से समझना यहाँ पर सिचुएशन क्या बोला जा रहा है। दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 लिए, जो दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो दोनों के बीच एक इंटरेक्शन होगा। क्या होगा? इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन किस रूप में होगा? दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स क्यों लगाएगा इसका जवाब हम लोग नहीं जानते। हम मतलब कोई नहीं जानता। वी डोंट नो द रीजन ऑफ फोर्सेस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। कारण हम लोग क्यों फोर्स लगाएगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ, फोर्स एक दूसरे पर कितना लगाएगा
ये कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट करके मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है बाबू? कूलम्ब्स लॉ दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स कितना होगा इसको मेजर करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में लोग पढ़े हैं कि दो मासेस हैं, तो वो दोनों मासेस एक दूसरे पर क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो कि हमेशा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन वो फोर्स क्यों लगाता है ये हम लोग नहीं जानते हैं। दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगा रहा है, ये मार्कर में भी मास है और हमारे में भी मास है, हम दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं वी डोंट नो, लेकिन कितना लगा रहे हैं ये हम लोग मेजर करना जानते हैं एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए Q1 और Q2 दो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल लिए हैं, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। अब देखिए हम लोगों को पता है दोनों सिमिलर चार्ज पार्टिकल, तो दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। तो Q1 पर फोर्स लगेगा Q2 के कारण, तो ये किधर लगेगा फोर्स? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। इसको बोलोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा वो भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। अदरवाइज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। दोनों पर जो फोर्स लगेगा, दूसरे पर जो फोर्स लगेगा, वो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पर। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है क्या? अब देखिए अगर ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर आप F बोल दें, से मान लेते हैं कि हम लोग F बोल देते हैं, तो कूलम्ब ने दो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का मैग्नीट्यूड को मेजर किया था अपने रिसर्च से। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दो चार्ज्ड स्फेयर लिया था। क्या लिया था? दो चार्ज्ड स्फेयर, और विद द हेल्प ऑफ टॉर्सन बैलेंस। मेडिकल के जो विद्यार्थी हैं वो इस टर्मिनोलॉजी को याद रखें। विद द हेल्प ऑफ टॉर्सन बैलेंस जो है वो दोनों स्फेयर पर उसने चार्ज फोर्स को मेजर करने का प्रयास किया था। अब देखिए पार्टिकल है, ये दोनों चार्ज कैसे हैं? पार्टिकल हैं। अब पार्टिकल कब बोलेंगे? जब दोनों का साइज जो है, दोनों का डायमेंशन जो है, वो दोनों के बीच जो सेपरेशन है उसके सामने नेग्लिजिबली स्मॉल हो। सेपरेशन जो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच है, दोनों बॉडी के बीच जो सेपरेशन है, उसके कंपैरिजन में इसका साइज अगर नेग्लिजिबली स्मॉल हो तो दोनों बॉडी को हम लोग पार्टिकल बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जानते हैं, ये पहले भी हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अब देखिए दो चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट लिया, तो कूलम्ब ने क्या पाया? कूलम्ब ने पाया कि इस दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा F, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यहाँ पर फिलहाल रिपल्सिव है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। Q1 Q2 मॉड लगा दिया, यानी कि साइन का ध्यान नहीं रखना है, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ हम लोगों को लेना है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, सेपरेशन मान लो R है। R क्या है? सेपरेशन है मान लो, दोनों के बीच R जो है वो सेपरेशन है। तो बोला कि जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। 1 और 2 को कंबाइन करने पर उन्होंने पाया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन R स्क्वायर, देन F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर, जहाँ पर कि के को क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं। के इज कॉल्ड कूलम्ब्स कांस्टेंट, के को हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये एक्सप्रेशन देखने से क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर याद आने लगना चाहिए अगर तुम अच्छा विद्यार्थी है तो। देखिए क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो मासेज अगर हैं m1 और m2 तो दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, और जो फोर्स ग्रेविटेशन हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ जी को क्या बोलते हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, है ना विद्यार्थी सब। जी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखो उस एक्सप्रेशन को देखो और इस एक्सप्रेशन को देखो, दोनों का हुलिया मिल रहा है। वहां पर प्रोडक्ट ऑफ द मासेज m1 m2 है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस है। वहां पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, यहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। तो वहां पर जो हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रख दिए थे जी, जिसका वैल्यू होता था कितना, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है जी का, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसा हम लोगों को मिला था। तो इसका मतलब देखो फोर्स उधर जो जिस नेचर का फोर्स है ना उसको क्या नेचर बोलते हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना, इन्वर्स स्क्वायर लॉ तुम लोग उसको बोलते हो। तो इधर भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है। और इसका मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने जो सैकड़ों क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत सारा फॉर्मूला उधर पढ़े हैं, बहुत सारा एक्सप्रेशन निकाले हैं हम लोग, वो हर चीज़ इधर अप्लीकेबल है। ये है फिजिक्स की खूबसूरती। याद करो लेक्चर 2 में हम तुम लोगों को फिजिक्स की खूबसूरती हम तुम लोगों को दिखलाए थे। अगर जो विद्यार्थी लेक्चर 2 मेरा देखा है वो समझ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। फिजिक्स बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है विद्यार्थी लोग, है ना। देखिए ग्रेविटेशन में जितना भी जो उधर का मैथमेटिकल इक्वेशन और इधर का मैथमेटिकल इक्वेशन दोनों बिल्कुल सिमिलर है, तो दोनों जगह पे जितने भी फॉर्मूला आएंगे, एक्सप्रेशन आएंगे, सब सिमिलर होंगे। देख के एकदम बहुत ही सुख का अनुभूति होगा तुम लोगों को। समझ में आ रहा है बात क्या। इसीलिए जो पास आउट बैच के विद्यार्थी होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले पढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने के बाद ख़त्म होने के इमीडिएटली बाद हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा देते हैं, है ना। तो विद्यार्थी एकदम कूल हो जाता है। समझ में आ रहा है मामला में, क्योंकि सब कुछ सिमिलर चलता है दोनों तरफ, और आपको लगता ही नहीं कि आप दो अलग अलग चैप्टर पढ़ रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम चैप्टर आपको महसूस होने लगता है। दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो डिफरेंसेस भी आएंगे, बट बहुत कुछ सिमिलरिटी भी है। और वो सिमिलरिटी क्यों आया, क्योंकि दोनों जगह का जो स्टार्टिंग इक्वेशन है, फोर्स इक्वेशन, वो दोनों जगह सिमिलर नेचर का है। इसीलिए आगे का मैथमेटिक्स भी हर चीज़ सेम हो जाता है। समझ में आया मामला ना। ठीक, सो दिस एक्सप्रेशन गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, समझ में आ गया बात क्या। अब बोर्ड पर जितना भी चीज़ लिखा हुआ है इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, ये नोट हो गया क्या? अगर ये नोट हो गया है तो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं बात को। देखिए इस के को बोला गया कूलम्ब्स कांस्टेंट। थोड़ा ग्रेविटेशन तरफ चलो, ग्रेविटेशन चैप्टर जो पढ़े हो। जी को क्या बोलते हो? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस के को यूनिवर्सल कूलम्ब्स कांस्टेंट नहीं बोलते। अब यहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाओ सभी विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है दोनों जगह, ग्रेविटेशन से और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा यहाँ से ट्विस्टिंग शुरू हो जाता है।
देखिए उसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहे हैं, यहाँ पर के को आप यूनिवर्सल कूलम्स कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोलते हैं। क्यों ऐसा? उस जी का जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल है। इस यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, अर्थ पे रहो, मून पे रहो, स्पेस में कहीं चले जाओ, पानी में कहीं चले जाओ, कहीं किसी मीडियम में चले जाओ, हर जगह जी का वैल्यू वही है, फिक्स है। लेकिन इस के का वैल्यू मीडियम टू मीडियम अलग अलग होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो चार्ज पार्टिकल के बीच वो मीडियम पर डिपेंड करता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल किस मीडियम में रखे हुए हैं। अगर एयर में रखे हुए हैं तो इनके बीच जो फोर्स होगा, और अगर इन्हीं दोनों को उठा करके वाटर में ले जाओ, वही सेपरेशन उतना ही डिस्टेंस के साथ वाटर में अगर लेके चले जाएं अगर, तो वाटर में उस दोनों के बीच का फोर्स कुछ और हो जाएगा। किसी और लिक्विड में ले जाएंगे, कुछ फोर्स का वैल्यू कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए जो जी है उसका वैल्यू भी कहीं चेंज नहीं होता। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए इसका आगे का मैथमेटिक्स को हम लोग समझते हैं। F इक्वल टू क्या लिखा गया, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखो जो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जो आपने फोर्स लिखा, वो फोर्स आपने लिखा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाए, F इक्वल टू लिखे, इस के का वैल्यू लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बोलोगे ये क्या हुआ सर? देखिए इस के को ऐसे तोड़ दिया गया है। क्या लिखा गया के को? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? चार्जेस का मैग्नीट्यूड, और आर क्या है? दोनों के बीच का सेपरेशन है। ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग ठीक ठीक लिखना, VACWM होता है, VACCUM नहीं होता है, VACWM होता है। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। जो दोनों चार्ज पार्टिकल आप लिए थे, अभी जो डायग्राम हम लोग बनाए थे, जो दोनों चार्ज पार्टिकल आपने लिया है Q1 Q2, ये दोनों अगर वैक्यूम में या एयर में फ्री स्पेस में अगर रखा हुआ है तो फोर्स दोनों के बीच जो लगेगा वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड व्हाट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। और इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 और इंटू 10 टू द पावर -12। 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा विद्यार्थी सब? इसका यूनिट निकालो तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है एप्सिलॉन नॉट का। तो पता है इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ला करके यहाँ अगर रख दोगे तो जिसको तुम के बोल रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, इसका वैल्यू आ जाएगा 8.988 और इंटू 10 टू द पावर 9। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इस के का वैल्यू हो जाएगा, जिसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर रहे हैं, वो हो जाएगा 8.988 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू है, इसको कभी कभी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए आप के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसको 9 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
इस के का वैल्यू इतना जो है 9 × 10⁹ ये एयर के लिए है, यानी कि वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस में जब है तब ये ऐसा लिखेंगे। इन एनी अदर मीडियम, किसी अन्य मीडियम में, किसी अदर मीडियम में आप जो फोर्स लिखेंगे दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट कहाँ लिखते हैं? जब वो एयर में हो, और किसी अन्य मीडियम में हो तो उसको हम लोग एप्सिलॉन लिखते हैं, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में दोनों चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसका ये परमिटिविटी है। यहाँ तक बात समझ में आ गया है? 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कैसे आगे बढ़ाया गया, समझते हैं बात को। इसको लिखा गया किसी अन्य मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। एप्सिलॉन नॉट के, इस एप्सिलॉन को हम लोग एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यानी कि एप्सिलॉन जो है वो हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एक नया टर्म आ गया एप्सिलॉन आर। और इस एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हैं, या इसका एक और नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है SIC, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। इसका 3 नाम है, ठीक है। जहाँ तक लिखा हुआ बोर्ड पर इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ तक तुम लोग नोट कर लिए हो, अब हम लोग आगे देखते हैं। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लिखे आप, इन एनी अदर मीडियम क्या लिखा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन आर को क्या बोला गया? रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हो, या इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ये रेशियो है। इट मीन्स दैट एप्सिलॉन आर इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। इट इज प्योर नंबर, ये प्योर नंबर है। ये क्या है? प्योर नंबर है, एक प्योर नंबर है। यानी कि ये एप्सिलॉन आर जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं या रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं, ये क्या क्या बता रहा है कि एयर में दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जितना फोर्स होगा, किसी अन्य मीडियम में अगर हम लोग उसको ले जाएं तो फोर्स कितना टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कितना टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। देखिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू, एप्सिलॉन आर फॉर एयर या वैक्यूम में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा, है ना। एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 रख दोगे तो फोर्स का वैल्यू वही आ जाएगा जो एयर के लिए होता था। लेकिन एंड फॉर मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर, यानी कि कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। यानी कि दोनों चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2, अगर इस दोनों के बीच में अगर आप एक कंडक्टर रख देते हैं तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा,
है ना। ऐसा क्यों हो रहा है ये सब हम लोग बाद में आगे जैसे जैसे फिजिक्स बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग को बात समझ में आएगा। अभी फिलहाल हम लोग को ये समझना है कि इस एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच हर मीडियम का अलग अलग होता है, हो सकता है। ठीक है, यहां तक इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। विद्यार्थी लोग, तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे, एक क्वेश्चन हम यहां पर लिख देते हैं, वाई NaCl इज सॉल्यूबल इन वाटर। NaCl वाटर में क्यों सॉल्यूबल है, सोडियम क्लोराइड वाटर में सॉल्यूबल क्यों है। तो अगर आप केमिस्ट्री की बुक अगर आप खोलें तो आपको वहां पर आंसर मिलेगा कि NaCl इज सॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाटर, है ना। ये आंसर आपको केमिस्ट्री के बुक में मिलेगा। आप लोग इसको बाय हार्ट याद कर लेते हैं बट आप समझ नहीं पाते चीज़ को। आज वो दिन आ गया है कि इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझ सकें। देखिए NaCl का मतलब क्या है, Na प्लस और Cl माइनस, ये दो आयंस हैं, Na प्लस और Cl माइनस। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो दो चार्ज पार्टिकल हो गया, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वही दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया जिसको कि आप क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोलते हो। अब देखो दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा है। आप जैसे ही इसको वाटर में डुबाते हैं तो वाटर क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया, और वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर, उसका वैल्यू 81 होता है। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू 81, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच यानी Na प्लस और Cl माइनस के बीच में एयर में जितना फोर्स था वाटर में वो फोर्स क्या हो जाएगा, 81 टाइम्स घट जाएगा। 81 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। इसका क्या मतलब है कि बॉन्ड कमजोर हो गया, बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूट गया तो NaCl वाटर में सॉल्यूबल हो गया। ठीक है, तो जो आप पढ़ते थे केमिस्ट्री में कि NaCl इज सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वो यहाँ से कूलम्स लॉ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बात समझ में आया, अच्छा लगा, वेरी गुड। विद्यार्थी लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं कूलम्स लॉ पर, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। मान लो कि हम तुमको बोले कि तुम्हारे पास एक कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज है और एक कूलम्ब नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर है और ये फ्री स्पेस में है, एयर में है, तो दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच लगेगा। इस फोर्स F का वैल्यू फाइंड आउट करो, जरा वीडियो को पॉज करो और इस फोर्स F का वैल्यू जरा फाइंड आउट करो। अब देखो दोनों पार्टिकल, एक 1 कूलम और एक -1 कूलम, दोनों 1 कूलम चार्ज है, पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर दिया हुआ है, तो फोर्स F क्या लिखते हैं हम लोग, K Q1Q2/r²। K का वैल्यू एयर के लिए होता है 9 × 10⁹, 1 × 1/1 का स्क्वायर। F का वैल्यू आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से, आंसर आ गया तो खुशी मत मनाओ, खुशियां नहीं मनाने लगेंगे हम लोग। आंसर जो आया है इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए ये दोनों चार्ज पार्टिकल 1 कूलम और -1 कूलम, दोनों चार्ज पार्टिकल 1 मीटर की दूरी पर, दोनों के बीच जो फोर्स आया है, इस डाटा को देखो 9 × 10⁹, ये वैल्यू बहुत बड़ा है। यानी कि अगर आपके एक हाथ में 1 कूलम चार्ज और एक हाथ में -1 कूलम चार्ज है, तो दोनों अगर 1 मीटर की दूरी पर है, हम तुमको कहें दोनों को पकड़ के रखो, दोनों इधर उधर भागना नहीं चाहिए, तो दोनों के बीच का फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। ये वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू है। आप पकड़ के रखने का प्रयास करेंगे, आपका हाथ ही उखड़ जाएगा। समझ में आ रहा ना मामला, तो ये वैल्यू बहुत बड़ा है। यहाँ से 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन भी पता चल रहा है और एक आइडिया भी लग रहा है कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज का क्लास हम लोग कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने जा रहा है, कूलम्स लॉ पर और अच्छा बात करेंगे और कई सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स मेडिकल लेवल से लेकर के जेई में
मेंस और एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो अगले क्लास हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए फिजिक्स को अच्छे से पढ़िए, फिजिक्स का जम के मजा लीजिए। ओके, थैंक यू।